स्वागत है आपका आरओ ट्यूटोरियल्स में। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में चार्जेस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, किन किन टाइप्स के चार्जेस होते हैं, वैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे। आगे में हम लोग कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में समझेंगे। कूलम्स लॉ में क्या होता है, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि F इक्वल्स टू G m1 m2 पाई r स्क्वायर। कि अगर दो मास है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्ट करते हैं या दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उसको ही कॉपी करके, या कॉपी नहीं बोलेंगे, उसको ही देख के कूलम्स ने, जो हमारे कूलम है, अच्छा कूलम क्या है? जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बताता है कि एक कूलम में कितने क्वांटिटी होता है। तो उन्होंने ही क्या बताया, एक चीज, दो चार्ज अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, जैसे कि ये चार्ज Q1 एंड ये चार्ज Q2, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो कूलम ने ये बोला कि अगर ये दो चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है तो इन दोनों पे एक फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स वो कितना रहने वाला है? K m Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कूलम्स लॉ का। अब वो आता कहां से? उन्होंने ये बोला कि जैसे न्यूटन ने बोला था, वैसे ही कूलम ने क्या बोला? कूलम ने ये बोला कि जो फोर्स है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में, वो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, सॉरी। जो फोर्स रहेगा वो फोर्स कितना रहने वाला है? प्रोपोर्शनल टू पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, कि जितने भी चार्जेस है, जितने भी उनकी वैल्यू है, उनको प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ये था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। ये बात तो क्लियरली समझ में आती है कि जितना दूर डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट के बीच में या चार्ज के बीच में, उतना कम फोर्स लगने वाला है। तो वही चीज कॉपी करके कूलम्स ने भी दे दिया, क्या? कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पूरे यूनिवर्स में लगता है, और यहाँ पे K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? चलिए आइए देखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसमें जो K है वो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस K को क्या बोलते हैं हम लोग? K को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है पोलर, कोई भी मॉलिक्यूल अगर पोलर है या फिर नॉन पोलर है, उस पर ये चीज डिपेंड करती है कि उस जो मीडियम है, अभी जैसे एयर है, एयर का मीडियम कैसा रहता है? पोलर है, नॉन पोलर है। वाटर जो मीडियम रहता है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, उस पर डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आगे जाके हम इसको और डिटेल में समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। बट फिलहाल उसके अंदर जो टर्म्स है वो जानते हैं, ठीक है। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ साइलेंट नॉट या फिर ई नॉट बोल सकते हो इजीली। बट इसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी। परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये नॉट जो मैंने लगाया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये फ्री स्पेस के लिए है, ठीक है। ये जो मैंने जीरो लगाया यहाँ पे छोटा सा, वो उसका सब्सक्रिप्ट में वो है, इसका मतलब क्या होगा कि ये फ्री स्पेस के लिए। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एप्सिलॉन का मतलब ये होता है, परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि दो चार्जेस किसी भी मीडियम में कितना इजीली वो एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगा पा रहे हैं,
ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, ये दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कितने अच्छे से ये एक दूसरे को रिपेल कर पा रहे हैं, या फिर अगर अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव तो कितने इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे। वो मीडियम का फैक्टर कौन देता है, एप्सिलॉन नॉट, या फिर बोल सकते हैं फ्री परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस में, कि फ्री स्पेस में कितना अच्छा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा जानेंगे बाद में, पहले आप वैल्यूज देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये मीडियम डिपेंडेंट है, जो एप्सिलॉन होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है ये। तो यहां पे जो नॉट डाला है, नॉट का मतलब ही किसके लिए हो गया, ये हो गया एयर या फिर फ्री स्पेस, या फिर बोल सकता हूं मैं उसको वैक्यूम बोल लेता हूं उससे अच्छा। तो दो चार्ज कितना इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहे हैं, उसका फैक्टर कौन देता है, उसकी वैल्यू कौन देता है, परमिटिविटी। वो कौन बताता है, परमिटिविटी। सारे मीडियम का परमिटिविटी क्या रहता है, अलग अलग। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है, जब ये वैल्यू 8.85 यहाँ पे मैं डालूंगा तो के की वैल्यू जो आ जाती है वो होती है 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 पावर -12। फिर थोड़ा गणित लगाने के बाद ओवरऑल ये वैल्यू आ जाता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। समझ में आया, के की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 10 टू पावर 9। 9 ये के क्या है, परमिट द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया, ओके। अगर यूनिटी पे थोड़ा ध्यान दे, जैसे कि यहां पे फोर्स क्या हो गया, ये फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। अगर हम यूनिट्स पे थोड़ा ध्यान दे, फोर्स होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। के का पता नहीं, के का निकालना है, के का निकालना है। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पे दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज का यूनिट क्या क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में, ये तो डिस्टेंस हो गया, ये तो डिस्टेंस हो गया ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया मेरा, मीटर स्क्वायर। तो यहां से जब मैं यहां वहां लेके जाऊंगा सबको, तो के की डायमेंशन या सॉरी यूनिट क्या हो जाएगी, एन एम स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। समझ में आया, क्या हो गई यूनिट, के की यूनिट क्या हो गई, एन एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, 4 पाई का क्या मतलब यूनिट से, के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, एफ, या फिर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एफ नॉट की डायमेंशन हो जाएगी उल्टा, इसका टोटली उल्टा। वो कितना रहेगा, एन, अच्छा ये ऊपर आ जाएगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, सी स्क्वायर अपॉन में एन एम स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया के का यूनिट। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। अच्छा, अभी परमिटिविटी को ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्या होता है परमिटिविटी, मीडियम से कैसे वो डिफरेंशिएट होता है। एंड इसको अभी देखें, परमिटिविटी नॉट, इसका एक इसका हो गया, ये हो गया हमारा फ्री स्पेस का। एंड ई एम मतलब मीडियम का। ठीक है, अच्छा मीडियम में वाटर ले लूं क्या,
कोई अगर मीडियम लेना ही है तो वाटर ले लेते हैं, तो EW हो जाएगा वाटर का, कि दो चार्जेस अगर वाटर में है तो परमिटिविटी कैसे का वर्क करेगा। ठीक है, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब रेशियो देता है, किसका? रेशियो ऑफ परमिटिविटी। फॉर एग्जांपल इसका जो फॉर्मूला है वो है E मीडियम अपॉन में E नॉट। मतलब ये जो रेशियो है वो कंपैरिजन दे रहा है कि मीडियम के रिस्पेक्ट इसके फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में इस मीडियम का कितना परमिटिविटी है। E नॉट की वैल्यू तो 8.85 × 10⁻12 ही है, बट E नॉट के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, मतलब 8.85 के टाइम्स 8.85 × 10⁻12 के टाइम्स कितना है वो, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ये तो E नॉट है, तो इसके कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, कितने टाइम्स है ये मीडियम, तो उसका कंपैरिजन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर देखिए रिलेटिव परमिटिविटी का ये परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस ही दिखे तो कितना आएगा, वो इधर आ जाएगा ER = E नॉट अपॉन E नॉट, अगर करे तो 1 ही आएगा ना, फ्री स्पेस अपॉन फ्री स्पेस करेगा तो 1 ही आएगा। तो यहां से मुझे ER कितना मिल गया, 1 फॉर अ फ्री स्पेस। लेकिन अगर मैं वाटर का देखूं, वाटर का होता है EM 80, कितना होता है, या फिर EW ले ले तो कितना हो जाता है 80। आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा ये EW कितना होता है वाटर का 80, माइका का कितना होता है 6। ठीक है, तो यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो गया 80 अपॉन में 1। समझ में आ गया। इसके बेस में अगर एक क्वेश्चन ट्राई करें, इसके बेस में अगर एक क्वेश्चन ट्राई करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो फोर्स कितना लगने वाला है Q1 Q2 बाय R² इंटू में 1/4πε0। ये फोर्स जो लगने वाला है वो वैक्यूम में लगने वाला है ना, बट क्योंकि ε0 डाला हूं मैं, तो अगर यही सिस्टम को मैं ये सिस्टम को उठा के मैं पानी में लेके जाऊं, यही सिस्टम को मैं लेके जाके वाटर में लेके जाऊं, तो क्या होने वाला है, वाटर में क्या रहेगा, वाटर में जो फोर्स लगने वाली है वो इतनी लगने वाली है 1/4π, यहां पे ε0 था, बट यहां पे क्या डालने वाला हूं मैं EW, क्या डालूंगा मैं यहाँ पे EW, E नॉट ही नहीं डालूंगा EW, क्योंकि वाटर के लिए निकाल रहा हूं ना मैं, तो वाटर का परमिटिविटी कितना है EW इंटू Q1 Q2 बाय R²। समझ में आया। EW क्या है, EW दैट इज E, इसको ले सकते हैं हम लोग EW, वो क्या है E नॉट इंटू ER, E नॉट इंटू ER, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू E नॉट। अगर मैं इसको यहां पे लेके आऊं तो कुछ गड़बड़ है क्या, बराबर है ना ये, EW को बोल सकता हूं मैं E नॉट इंटू ER, तो इसी टर्म को मैं यहां पे लेके आता हूं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फोर्स मेरा बन जाएगा F = 1/4π ε0 के जगह ε0 की जगह मैं लिख रहा हूं ε0 इंटू ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो EW की यहां पे डाल सकता हूं मैं E नॉट इंटू ER, समझ में आया, इंटू में Q1 Q2 बाय R²। सेम सिस्टम को मैंने वाटर में लिखा, यहाँ ये एयर के लिए था, ये एयर के लिए था, ये फिर बोल सकते हैं वैक्यूम के लिए था, सेम डिस्टेंस रखा, सेम चार्ज रखा, मेरे को यहाँ पे फोर्स इतना मिला। वही सिस्टम को मैंने वाटर पे लेके गया, सेम कंडीशन, बस मीडियम अलग है, तो फोर्स कितना लगने वाला है मेरे को इतना। ER की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए 80, डाल दो। समझ में आ रहा है क्या, ER की वैल्यू कितनी थी 80 फॉर वाटर, तो मैंने बाहर लेके आया, ये ER को मैं बाहर लेके आया, बचा क्या 1/ε0 बच रहा है, Q1 Q2 अपॉन R² बच रहा है। अच्छा अभी अगर ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये किसका फोर्स है, ये भी तो एक फोर्स बना रहा है, ये अलग से एक फोर्स बना रहा है, ये तो कांस्टेंट हो गया 1/80 कांस्टेंट हो गया,
ये जो अंदर का टर्म बचा है वो क्या है, वो है ये फोर्स ऑफ अ वैक्यूम Q1 Q2 बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मुझे फोर्स फॉर वाटर कितना मिल गया, फोर्स इन द वाटर ये है FV, या फिर बोल सकते हैं FA। FA मतलब वैक्यूम के लिए, इनटू में 1/80। इसका मतलब क्या कि ये जो फोर्स मुझे मिला है वो कितना है, वो है FW इक्वल्स टू FV अपॉन 80। ये इक्वेशन ये बताता है, ये जो इक्वेशन है ये बोल रहा है कि दो चार्जेस को अगर मैं वैक्यूम में रखूंगा तो मुझे इतना फोर्स लगेगा, लेकिन सेम कंडीशन सेम चार्जेस या सेम डिस्टेंस पे रखूं मैं वाटर के अंदर, वो कितना फोर्स देगा, 80 टाइम्स कम देने वाला है। समझ में आया, कितना देगा वो, 80 टाइम्स कम देगा, क्योंकि वाटर रेजिस्ट ना चार्जेस को अट्रैक्ट करने में या चार्जेस को रिपेल करने में, वो रिपेल करेगा क्योंकि वो थोड़ा डेंस होती है वाटर, ठीक है ना। तो कैरोसिन हो, डायमंड हो, माइका हो, तो सब क्या करेंगे, मीडियम जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी बढ़ने वाली है, परमिटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो फोर्स भी क्या होने वाला है यहाँ पे, फोर्स कम होने वाला है यहाँ पे। समझ में आया ये। अभी जो हमने कूलम्स लॉ किया था वो बेसिक कूलम्स लॉ था। अभी इसको हम थोड़ा वेक्टर फॉर्म में दिखते हैं, इसको थोड़ा अभी मैथ्स के टर्म्स में दिखते हैं कि इसको डायरेक्शंस क्या रहेंगे और क्या क्या टर्म्स देने वाले हैं, ठीक है। तो समझो कि ये मेरा एक्सिस हो गया, 2 डायमेंशनल एक्सिस हो गया, और पहला चार्ज है मेरे पास यहाँ पे Q1, ठीक है। दूसरा चार्ज यहाँ पे मेरा Q2। इस Q1 का पोजीशन वेक्टर है, आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा कि सब सारे पॉइंट्स का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर रहता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R1, और ये जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर है R2। पोजीशन वेक्टर मतलब जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके जहां तक वो पॉइंट जा रहा है, जहां पे भी वो पॉइंट है उसका डिस्टेंस। ओके, तो अगर हम नॉर्मली देखें तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस R2 है, ओरिजिन से लेके Q1 तक डिस्टेंस R1 है, तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो है R2 माइनस R1, है ना, वेक्टर फॉर्म में देखें तो। ओके, तो मुझे अभी यहां पे दो चार्ज है, चलो हम मान लेते हैं दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों पे क्या लगने वाला है, दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, बराबर। इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो कौन सा डायरेक्शन में होएगा, वो रहेगा इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। इस फोर्स को ये कहां पे धक्का देगा, ये इसको धक्का, अगर मुझे धक्का देना है तो सामने दूंगा ना धक्का, तो इसको यहां पे धक्का देगा, बराबर। वो कितना रहेगा, F21, मतलब फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2, ड्यू टू 1 ऑन 2। ओके, हाँ, अच्छा, इसका अगर डायरेक्शन देखे, इस फोर्स का डायरेक्शन देखे किस डायरेक्शन में, सेकंड वाले के पास है, कहां पे, सेकंड वाला, तो उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, R21 कैप। कैप का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है ना। तो ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, और कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, इतना, इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। तो वैसे अगर मैं देखूं कि ये अगर ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, अगर ये चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इस पे धक्का लगा रहा है ना, है कि नहीं। तो ये इस पे धक्का कितना लगा रहा है, इस डायरेक्शन में F12 कितना लगा रहा है, ये F12, ठीक है। अच्छा, अभी अगर इसका हम डायरेक्शन देखेंगे तो कितना, किधर रहेगा इसका डायरेक्शन, Q1 की तरफ। तो Q1 की तरफ डायरेक्शन कितना रहेगा, 12 आई कैप। 12 किस लिए, 12 इसलिए क्योंकि फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू ऑन 1, 12, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, 12 के डायरेक्शन में, इसलिए ये दिखाया हमने। तो यहां पे मेरा जो डेल आर है, R21 है, R21 कितना है, R2 माइनस R1। एक्चुअल फॉर्मूला क्या था मेरा कूलम्स लॉ का, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मूला था। अब इसको ही मुझे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ध्यान से देखना।
अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज अ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो कैसे दिखाऊंगा मैं? 2 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस एंड मास, चार्ज और मास और नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो कौन सा क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा गया, ये चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, है ना। बट जो रेडियस है, जो लेंथ है, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको मुझे वेक्टर के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखाऊं मैं? आर ड्यू टू 1 ऑन 2, तो शो क्या करना पड़ेगा? ड्यू टू 1 ऑन 2 का स्क्वायर, ठीक है। मॉड क्यों डाला मैंने? मॉड डाला क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए ना मेरे को नीचे, भले ही ये वेक्टर है पर इस वेक्टर का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैग्नीट्यूड में निकालना पड़ेगा, बट इसका डायरेक्शन भी होता है। ये फोर्स कहां पे लग रहा है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स कहां पे लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है R21 डायरेक्शन में। कहां पे लग रहा है? R21 आई कैप। अच्छा, वेक्टर हमने पढ़ा था, वेक्टर में क्या था? वेक्टर में 3 क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर में क्या रहता है? वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर में 2 चीजें होते हैं ना, मैग्नीट्यूड और ये हो गया अपना डायरेक्शन। डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वेक्टर अपॉन में वी मॉड, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग अगर दिखाना है, यूनिट वेक्टर को अगर दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं? वेक्टर अपॉन में ये मॉड, बराबर। तो ये फोर्स हो गया सेकेंडरी, ये इस डायरेक्शन में ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 द होल स्क्वायर R21 कैप। इसको थोड़ा इलेबोरेट करिए तो कैसे दिखेगा वो? ये कैसे दिखने वाला है? F21 वेक्टर साइन देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर मॉड में। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसको मुझे कैसे दिखाना पड़ेगा? वेक्टर अपॉन में मॉड में। कैसा? वेक्टर अपॉन में मॉड, वेक्टर अपॉन में मॉड। वेक्टर, इसको क्या दिखाना पड़ेगा? वेक्टर अपॉन में मॉड। वेक्टर कैसे दिखाऊंगा इसका? R21 वेक्टर अपॉन में R21 मॉड, है ना। अब ये और ये और ये स्क्वायर में है, ये सिंगल है, स्क्वायर 2 + 1 3 हो गए। तो ये कैसे दिखने लगेगा अभी? K Q1 Q2 बाय R21 क्या था? R21 तो R2 माइनस R1 है ना। R21 यही R2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 1, तो R2 माइनस R1 द होल स्क्वायर होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 और ये स्क्वायर ऑलरेडी था, ये स्क्वायर ऑलरेडी था और ये वेक्टर अपॉन मॉड है। वेक्टर अपॉन मॉड की वजह से जो मॉड बना उस और जो मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब बन गया। बट यहाँ पे वेक्टर बचा है, तो वेक्टर को कैसे दिखाऊंगा मैं? यहाँ पे R2 माइनस R1 कैसे रिप्रेजेंट किया, देखा कहां से कहां आ गए। देखो कितना सिंपल, इतना आसान दिख रहा था ये कूलम्स लॉ, लेकिन अभी मैथमेटिक्स लगाया हम लोग ने। डायरेक्शन देखा कि कैसे डायरेक्शन इस पे अप्लाई होगी, तो फोर्स देखो कैसे दिख रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब दिख रहा है ना। अच्छा, इसका अगर मुझे ये निकालना होगा F और 1 ड्यू टू 2, तो कोई मुश्किल बात है क्या? नहीं, कॉपी कर लो। 1 2 क्या रह जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल क्यूब इक्वल्स होल क्यूब और ऊपर में वेक्टर R2 माइनस R1। वेक्टर साइन दिखाना पड़ेगा, है ना। समझ में आए फोर्स इन वेक्टर डायरेक्शन कैसा रहता है? ठीक है, वेक्टर साइन दिखाना पड़ेगा, है ना। समझ में आए फोर्स इन वेक्टर डायरेक्शन कैसा रहता है? ठीक है, अच्छा अभी जानते हैं, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ी साइंटिस्ट को बताने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन कूलम्स लॉ के डीमेरिट से हुआ। कूलम्स लॉ के डीमेरिट से कैसे?
क्योंकि अगर समझो दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस 1 लाइट ईयर दूर है, दोनों चार्जेस 1 लाइट ईयर दूर है, मतलब यहां से यहां जाने तक मुझे 1 साल लग जाएगा अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से जाऊंगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो उस स्पीड से अगर मैं जाऊंगा तो भी मुझे यहां से यहां जाने में मुझे 1 साल लग रहा है, ठीक है। तो यहां से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर हमने समझ लिया, ओके। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से कितना होना चाहिए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गया हम लोग, बराबर है यहाँ पे। बट क्या हो कि अगर ये डिस्टेंस थोड़ा मैं बढ़ा दूं, अभी फिलहाल यहाँ पे किसी ने तो इसको यहाँ पे पुश कर दिया, पीछे थोड़ा और पीछे ले गया, मतलब डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा दिया, 1 लाइट ईयर प्लस 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, कितना 1 लाइट ईयर प्लस 10 किलोमीटर। तो अगर ये चार्ज थोड़ा शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाए, Q2 जो है यहाँ पे आ जाए, प्रीवियस कहाँ पे था यहाँ पे, तो फोर्स कितना लगा यहाँ पे, चार्ज ज्यादा रहेगा, तो डिस्टेंस कम था यहाँ पे दोनों के बीच में, तो फोर्स ज्यादा रहेगा। अब डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस पता नहीं बढ़ गया, वो किसी ने तो बढ़ा दिया, तो अब क्या हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ने वाली है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर ना। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला कितना आएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में डेल आर डिस्टेंस, समझो मैंने इंक्रीज कर दिया, कितना डिस्टेंस, डेल आर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R प्लस डेल आर द होल स्क्वायर, समझ में। तो इतना डिस्टेंस बढ़ा दिया तो मतलब डेल आर डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब फोर्स भी कम होना चाहिए, है कि नहीं। बट अगर थोड़ा डीप में समझे, मैंने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ जाने में मुझे 1 साल लग रहा है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 1 साल। तो अगर मैं इसको पीछे कर देता हूँ, डेल आर डिस्टेंस अगर पीछे कर भी दिया तो भी 1 साल तक, क्योंकि इसका जो इन्फॉर्मेशन है लाइट ईयर पहुंचने का, इसकी जो, क्योंकि ये डिस्टेंस पीछे हो चुका है, तो ये इन्फॉर्मेशन उस पर जाने के लिए, इसके पास पहुंचने के लिए कितना साल लग रहा है, 1 साल लग रहा है। तो तब तक ये इनवैलिड रहेगा, 1 साल तक ये जो टर्म है वो इनवैलिड रहेगा, एंड 1 साल तक जो फोर्स है वो यही रहने वाली है, 1 साल तक यही रहने वाली है। 1 साल बाद जाके ये फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कैसे, यहाँ पे तो फिर लॉ ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर दोगे तो फोर्स कम ज्यादा होना चाहिए ना, तो इंक्रीज तो कर दिया आपने डिस्टेंस, पर फोर्स तो चेंज नहीं हो रही 1 साल तक। तो ये ऐसा, ये डीमेरिट की वजह से साइंटिस्ट ने सोचा कि यहाँ पे एक नया टर्म आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड करके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर चार्ज खुद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि आजकल के लैंग्वेज में बोले तो जस्ट लाइक एन ऑरा, कि अगर मेरे सामने कोई अट्रैक्टिव बंदा आया, तो फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी आया या कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, तो उसका ऑरा देख के, उसकी वाइब्स देख के हम लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो खुद के अंदर से जनरेट करते हैं लोग चार्जेस, ठीक है, सारे ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कि चार्जेस अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 2 चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड करता है सबसे पहले कि चार्ज कितना है, कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, जितनी ज्यादा चार्ज रहेगी उतनी ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, ओके। अब दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पे चाहिए, जस्ट लाइक इन मैग्नेट जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो अगर मैं देखूं यहां से, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, तो यहां से अपना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो यहां पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे और कम रहेगा, तो वैसे ही ये चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। अगर मैं देखूं यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा रहेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट जो है, फील्ड के इफेक्ट जो है वो कम होते जाएंगे, जस्ट लाइक एन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से पता चले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर।
समझ में आया? ओके, तो दो चीज क्या पता चला कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस चार्ज से अगर डिस्टेंस बढ़ाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम होने वाली है। अच्छा, तो समझो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ठीक है, ये सारे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे चार्ज के द्वारा। तो पता ये चला कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, समझो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो उसके सामने अगर कोई दूसरा चार्ज रख दिया, उसके सामने कोई दूसरा चार्ज रख दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने वाला है, ठीक है। तो कोई भी चार्ज अगर किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, जैसे ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है क्योंकि ये भी चार्ज है, जितने भी चार्ज है सब एक दूसरा सब क्या करने वाले हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी एक चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है कि नहीं? तो ये भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आ रहा है? ये Q1 चार्ज आ रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आ रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आ रहा है। तो दोनों अगर सेम चार्जेस है तो क्या करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव मान लें, हम लोग दोनों पॉजिटिव मान लें, तो क्या करने वाले एक दूसरे को पुश करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुश करने वाले। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर रहे हैं, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज घुस गया तो उस पर क्या करेंगे, वो फोर्स लगाने वाले हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू चार्जेस, डिपेंड है चार्जेस पे कि कौन सा चार्ज है। अगर हम मान ले कि ये Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा चार्ज आया, Q2 चार्ज आया। तो इसका इक्वेशन कैसे दिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू ऑन चार्ज 2। समझ में? तो यहां से मुझे फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, फोर्स क्या रहेगा दो चार्ज के बीच में, वही जो कूलम फोर्स रहेगा, K Q1 Q2 बाय R², और यहाँ पे क्या था, डिवाइडेड बाय Q2। अगर Q2 को निकाल देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q1 K Q1 बाय R²। समझ में आया? तो कैसे हमें फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स अपॉन चार्ज, अगर चार्ज कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगा, फोर्स अगर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा क्यों है, फोर्स ज्यादा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो यहाँ अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, है कि नहीं? जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा फोर्स रहेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये चार्ज या फिर ये चार्ज, उतना ज्यादा फोर्स होने वाला है। तो ये था रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट करेगा, जब दो चार्ज एक साथ आएंगे, सेम चार्जेस अनलाइक चार्जेस, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, या फिर एक कंडक्टर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना ये पॉइंट, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज जो है ऑलवेज, पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से, मतलब इस दुनिया में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है सबसे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज है, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दुनिया में, सब जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो सब
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर टर्मिनेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब इस दुनिया की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? निकलता है। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करता है। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। समझ में आया? क्या हो अगर दोनों चार्ज सामने सामने लेके आए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सामने सामने लेके आएंगे तो क्या बनेगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर ये दोनों चार्ज सामने सामने आ गए तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा बनने वाला है। अब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहे हैं आपको, ये लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये सब यहां से ओरिजिनेट हो रही है। मतलब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या जाती है? यहाँ पे आके टर्मिनेट होने वाली है। तो कुछ ऐसा दिखता है जब पॉजिटिव एक, तो ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा? ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, कहीं देखा देखा नहीं लग रहा? यही होता है जब हम एक मैग्नेटिक बार के ऊपर ग्रेफाइट के पार्टिकल्स डालते हैं, कुछ ऐसे ही ग्राफ बनता है ना। तो वही है वो, वैसे ही है वो। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये उसके लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जस्ट लाइक एन मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट जब हम मैग्नेट के बार में डालते ग्रेफाइट पार्टिकल्स। तो समझ में आया कैसे दिखता है? ओके। अगर वो एक थीन प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? यहाँ से ऐसे समझो, ये पॉजिटिव प्लेट है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? यहाँ से निकलेगा ऐसे परपेंडिकुलर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? ओरिजिनेट परपेंडिकुलर एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से निकल रहा है और इस पर जो टर्मिनेट हो रही है वो उस छोटे से सरफेस पे, डीएस सरफेस पे, डीएस लेंथ पे परपेंडिकुलरली है। ओके, तो ये चीज सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कैरेक्टर ये याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट परपेंडिकुलरली। ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के, अब कंडक्टर किससे बना है? ये प्लेट से बना है ना, तो ये प्लेट हो गया, तो समझो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है बाहर में सरफेस, क्योंकि अंदर वैक्यूम है पूरा, अंदर से पूरा वैक्यूम है, मतलब अंदर से पूरा खाली है, हॉलो है वो। अब वो हॉलो है और सरफेस उसका कैसा है? माचिस के डिब्बे की तरह, अंदर से हॉलो और बाहर से पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से तो निकलेंगे ही परपेंडिकुलरली। कैसे निकलेंगे? ऐसा, मतलब बोर्ड के बाहर आ रहा है समझो, जेड एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहे हैं? ऐसे निकल रहे हैं बाहर। बट यहां पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर हो, चाहे ये बॉल हो, बॉल भी ये कंडक्टर हो गया, वॉल्यूम है इसकी, जैसे इसकी वॉल्यूम है, तो बॉल के अंदर या फिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। ये आपको पता रहना चाहिए। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितना आने वाला है? जीरो। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्योंकि एक कंडक्टर है तो यहां से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहां से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो दोनों के वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट करते हैं। तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है अंदर से, उसके विद से, और यहां से भी निकल रही है अंदर से, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? सारी कैंसिल। इसलिए कंडक्टर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। समझ में आया? थर्ड पॉइंट।
अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा ग्राफ में समझेंगे, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, तो हम अभी ग्राफ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। ये हो गया मेरा डिस्टेंस, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखिए ये हमारा ईयर ग्राफ हो गया। अगर हम ध्यान से देखिए एक्स एक्सिस हमारा हो गया रेडियस और वाई एक्सिस हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फॉर्मूला से पता चला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, बचपन में हमने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा था, मैथमेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस में रेडियस की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे, यहां पे इस पॉइंट पे, इस पूरे एक्सिस में रेडियस कितना होने वाला है, 0। अगर रेडियस 0 है, यहां पे अगर इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट ले, यहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस क्या है यहां पे 0। अगर रेडियस 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी, है ना। अगर मैं रेडियस की वैल्यू 0 डाल दूं, मतलब वाई एक्सिस पे देखूं, तो वाई एक्सिस पे 0 आ गया रेडियस की वैल्यू, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। तो एट दिस पॉइंट रेडियस इज 0, देन इट विल टेंड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इंफिनिटी। समझ आया? ओके, अगर इस पॉइंट पे देखो, यहां पे इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 रहेगी। तो अगर मैं रेडियस पे देखूं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये रेडियस अगर मैं इंफिनिटी लूं, इंफिनिटी मतलब इस डिस्टेंस पे, बहुत दूर है, मतलब ये चार्ज है, ये चार्ज से बहुत दूर इंफिनिट डिस्टेंस पे मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी। इस चार्ज से इनफिनिट डिस्टेंस पे पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी वो। अगर आर इंफिनिट डाल दिया, तो अगर आर इंफिनिट डाल दिया तो 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0। 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0। यहाँ पे 1/इंफिनिटी डाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी मेरे को, 0 मिलने वाली है। तो ग्राफ जो बनने वाला है कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया? ये कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। ओके, चलो यहाँ पे अगर देखें, मतलब इसके इस एक्सिस में देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस 0 है, वाई एक्सिस में एक्सिस की वैल्यू 0, मतलब रेडियस 0, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब इन्फिनिटी कैसे आया, ये इन्फिनिटी आया क्योंकि रेडियस कितना है, 0 डाल रहा हूँ ना मैं, रेडियस कितना डाल रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ ना, क्योंकि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे रेडियस 0 एंड रेडियस आर 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फिनिटी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया कि हम वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट पे देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, समझ में आया? तो ये तो इसका वाइस वर्सा यहाँ पे आगे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एंड क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और अगर इन्फिनिटी लिया तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसा। ये ग्राफ एंट्रेंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये बनाया मैंने एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, कि एक पॉजिटिव चार्ज कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, है कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। चलो देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे रहेगा ये ग्राफ।
नेगेटिव चार्ज के लिए तो यहां पे मैंने रख दिया नेगेटिव चार्ज, और ये मैं ग्राफ बना रहा हूं यहां पे। एंड नाउ वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, ओरिजिनेट नहीं करता, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं वो इस पे आके टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नेगेटिव। अब ये मेरा E जस्ट लाइक दिस ग्राफ, ये मेरा E हो गया, ये मेरा R हो गया, ओके। अब ये नेगेटिव साइड है तो मैं कहाँ पे देखूंगा, इस साइड देखूंगा, बराबर। नेगेटिव ये है तो कहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, तो मैं कहाँ पे देखूंगा, इस सेकंड क्वार्टर में देखूंगा ना। तो सेम जस्ट लाइक दिस ग्राफ, अगर यहाँ पे y एक्सिस में R इंफिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, सॉरी, अगर यहाँ पे रेडियस 0 है क्योंकि y एक्सिस है, तो रेडियस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, इंफिनिटी। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर रेडियस इंफिनिटी रख दे, इंफिनिटी डिस्टेंस पे रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने मिलने वाला है मेरे को, 0। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, और जस्ट लाइक इन दिस ग्राफ यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन देख रहे आप, समझना है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ कैसे दिखने वाला है। ये ग्राफ जेईई के क्वेश्चंस में बहुत आते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ध्यान से देख लो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के बीच में पोटेंशियल कैसा बन रहा है। ये जो देख रहे हो लाइन, ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है, और अभी जो हमने देखा था जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सामने सामने रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाता है ना। यहां पे 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं हो रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है यहाँ पे 0 की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ को हमने मैथमेटिक्स के टर्म में देखा, वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ओरिजिन होता है कूलम्स लॉ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उसके हमने ग्राफ देख लिया, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, और वेट कीजिएगा 2-3 दिन में आपका पार्ट 3 लेक्चर भी आ जाएगा, जिसमें हम लोग गॉस लॉ, टॉर्क और वो सब की बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक बार हमारा जब सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर जो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सीरीज लाएंगे उस पूरे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो उसमें हम लोग पूरे जेईई मेंस और बोर्ड्स और नीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आपके दोस्तों को जो भी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।